आज पढ़ना है प्रमुख झीलें। इंपॉर्टेंट लेक्स। ठीक है, झीलें बहुत सी हैं उत्तराखंड में, वो अपनी जगह की बात है। इंपॉर्टेंट कौन सी हैं जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, उनको हम पढ़ेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि इंपॉर्टेंट लेक्स कुछ अदर हट करके प्रश्न पूछता है, लेकिन ऑप्शन में जिन लेक्स या जिनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है उसके आधार पे हमें आंसर मिल जाता है। ठीक, तो जिसकी आवश्यकता है उनकी जानकारी हम ले लेते हैं। ठीक, यहाँ पर झीलों में एक एक्स्ट्रा बात है, लोकल श्रृंखला पाई जाती है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, ये बृहद हिमालय का एक भाग है कुमाऊं हिमालय। ठीक, यहाँ अपना पर्सनल नाम है इसका। तो कुमाऊं हिमालय में झीलें बहुत ज़्यादा पाई जाने की वजह से, ठीक है, यहीं पर इसी रेंज में जो कुमाऊं हिमालय रेंज है आपकी, यहाँ पर सर्वाधिक झीलें पाई जाती हैं और इसी वजह से इसे झील क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, कुमाऊं हिमालय को। तो हो सकता है इस तरीके से झील क्षेत्र के साथ साथ एक और नाम भी है ताल प्रदेश। यहाँ पर झीलों में ताल नाम कॉमन है, ताल प्रदेश भी कहा जाता है। तो हो सकता है ये इस तरीके का प्रश्न है कि पूछे ताल या झीलों के बारे में, लेकिन आंसर कोई हिमालय पर्वत श्रृंखला हो तो प्रश्न बनने की संभावना है, इसलिए इसको आप लोग जाने रहिए। कुमाऊं हिमालय का जो क्षेत्र है, झीलें सर्वाधिक पाए जाने की वजह से ताल प्रदेश या झील क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी झीलें। तो पहले नंबर पे ही ताल मिलता है, नैनीताल। ठीक है, नैनीताल में स्थित है, आप जानते हैं। इसकी खासियत है चारों ओर से, ठीक है, पर्वतों से घिरा। चारों ओर से पर्वतों से घिरा हुआ है, ये इसकी खासियत है। ठीक, और इसकी उत्पत्ति के संबंध में ये भी है कि संभवतः उल्कापिंड गिरने से इसकी उत्पत्ति हुई थी, तो इस बात को भी आप साथ में जाने रहिए। ठीक, नैनीताल में है, लिखने की जरूरत नहीं, जानते हैं। भीमताल नेक्स्ट है, भीमताल। भीमताल कहाँ पर स्थित है? ठीक, तो नैनीताल जो लोग घूमने गए होंगे, डिस्ट्रिक्ट पर ध्यान नहीं दिए होंगे, तो भीमताल मिलता है तो नैनीताल से ही पहुंच जाते, तो लगता है नैनीताल में ही होगा। ठीक है, ये कुमाऊं की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, इसकी खासियत क्या है? कुमाऊं की सबसे बड़ी झील। ये प्रश्न पूछेगा। ठीक है, यानी कुमाऊं में स्थित सबसे बड़ी झील भीमताल है। ठीक, नौकुचिया ताल नेक्स्ट है आपका, नौकुचिया ताल। ठीक है, नौकुचिया ताल की क्या खासियत है? ठीक, ये भीमताल के करीब में है। ठीक है, 9 कोने हैं, 9 कोनों की वजह से इसका नाम, यानी कि 9 कॉर्नर्स होने की वजह से नौकुचिया नाम पड़ा। ठीक है, निकट भीमताल के पास में ही ये भी आपका स्थित है, नौकुचिया ताल भी स्थित है। ठीक है, सात ताल नेक्स्ट है आपका, सात ताल। ठीक है, सात ताल इंपॉर्टेंट आपका है, पूछा हुआ है प्रश्न आपका। ठीक, यहां पर क्या खास बात है? ये भी निकट भीमताल है। यानी भीमताल घूमने जाएंगे तो कई ताल घूम सकते हैं, है कि नहीं? ठीक, निकट भीमताल है और ये बांज के वृक्षों से घिरा हुआ। ठीक है, इसकी दूसरी खासियत क्या है? बांज के वृक्षों से घिरा हुआ है। ठीक है, और तीसरी खासियत है 3 तालों का समूह है। 3 तालों का समूह है और इन 3 तालों को
राम लक्ष्मण सीता कहा जाता है। ठीक है, 7 ताल की क्या खासियत है? 3 तालों का समूह है जिसे राम लक्ष्मण सीता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है द्रोण सागर। द्रोण सागर, ठीक है, नाम सागर है लेकिन झील के रूप में है, काशीपुर के निकट है, निकट काशीपुर। ठीक है, और दूसरी खासियत, इसका नाम द्रोण सागर क्यों पड़ा? तो गुरु द्रोण ने शिष्यों को धनुर्विद्या सिखाई थी। यहीं पर धनुर्विद्या सिखाई। ठीक, तो जाहिर सी बात है, पांडवों के बारे में, कौरवों के क्षेत्र के बारे में आप जानते हैं, इंद्रप्रस्थ राजधानी थी। इंद्रप्रस्थ यानी दिल्ली, हरियाणा का क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ से द्रोण सागर तक जाना, वहाँ पर गुरुकुल होना, आश्रम होना, धनुर्विद्या सिखाया जाना कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, तो मान्यता ऐसी है कि गुरु द्रोणाचार्य ने यहीं पर धनुर्विद्या सिखाई थी। ठीक है, द्रोण सागर नाम पड़ा। ठीक है, सहस्त्रताल नेक्स्ट है आपका, सहस्त्रताल। देखिए, सभी में जरूरी नहीं है कि कई प्रश्न बने, कुछ में कई प्रश्न बनते हैं, कुछ में मात्र इस तरीके से भी प्रश्न आता है कि क्या निम्नलिखित में से कौन सी झील या ताल उत्तराखंड में स्थित है या स्थित नहीं है। ठीक, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो उसके रूप में भी आप जानते रहिए कि क्या है क्या नहीं। ठीक है, सहस्त्रताल आपका गढ़वाल में है। सहस्त्रताल गढ़वाल में है। ठीक है, इसके बाद है वासुकी ताल। वासुकी ताल, ठीक, अब वासुकी ताल की क्या खासियत है? कोई खासियत नहीं जानना है, ये निकट केदार धाम। निकट केदार धाम वासुकी ताल। ठीक है, इतना ही जानना है। रूपकुंड, रूपकुंड, ठीक है, रूपकुंड के बारे में क्या प्रश्न बनता है? पहली बात, चमोली जिला, चमोली में स्थित है। दूसरी बात, ठीक है, कैलाश पर्वत जाते समय, ठीक है, शिव पार्वती यहां पर स्टे किए थे। ठीक है, कैलाश पर्वत जाते समय शिव जी और पार्वती जी ने यहां पर स्टे किया था, निर्माण किया था। ठीक, रूपकुंड नाम पड़ा इसका। होमकुंड, होमकुंड, ठीक है, होमकुंड से क्या प्रश्न बनना है? होमकुंड से मात्र बनना है चमोली जिला। होमकुंड कहाँ स्थित है? चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, चौराबाड़ी ताल, चौराबाड़ी ताल की क्या खासियत है? ठीक है, ये केदार पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी में है। केदार पर्वत श्रृंखलाओं की तलहटी में, यानी उसके बॉटम में स्थित है। ठीक है, और यहाँ की कुछ खास बात है और वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका एक नाम गांधी सरोवर भी है। ठीक है, गांधी सरोवर, इसका एक नाम गांधी सरोवर भी है। और गांधी सरोवर नाम इसलिए है कि यहां पर गांधी जी की अस्थियां प्रवाहित की गई थी।
यहाँ पर गांधी जी की अस्थियों को प्रवाहित करने की वजह से गांधी सरोवर के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है। सतोपंथ ताल, सतोपंथ ताल, सतोपंथ ग्लेशियर भी कल आप लोगों ने पढ़ा था। निकट बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के निकट है सतोपंथ ताल। ठीक है, यहीं पर आपका सतोपंथ ग्लेशियर भी है। ठीक है, इसके 3 कोण हैं, इसके इस ताल में 3 कोण हैं, यानी त्रिकोण है। ठीक है, त्रिभुज की तरीके से है, 3 कोण हैं। ठीक है, और तीनों कोणों पर क्या माना जाता है? ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ने, ठीक है, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव ने तप किया था, तपस्या की थी तीनों कोणों पर बैठ करके, सतोपंथ ताल। ठीक है, और साथ ही साथ इसके पास सूर्य कुंड और चंद्र कुंड 2 और ताल भी हैं। यहाँ पर सूर्य कुंड और चंद्र कुंड 2 और ताल भी स्थित हैं। तो इसके बारे में भी आप जाने रहिए, कहाँ स्थित है? सतोपंथ ताल के निकट स्थित हैं। ठीक है। देवरिया ताल, देवरिया ताल, इसका ये ऊखी मठ, चमोली के निकट है देवरिया ताल। ठीक है, नागकुंड, नागकुंड, ठीक है, नागकुंड कहाँ स्थित है? ये भी चमोली जिले में स्थित है। ये भी चमोली जिले में स्थित है। और खुरपाताल, नैनीताल, खुरपाताल, नैनीताल यहाँ पर स्थित है। ये आपकी जो इम्पॉर्टेंट लेक्स थी उनसे रिलेटेड था। इसके अलावा जो लेक्स हैं वो मिलती रहेंगी, इसी में लिस्ट आपकी आगे बढ़ती रहेगी। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक है आपका वन संपदा, फॉरेस्ट रिसोर्सेस। ठीक है, वन संपदा, यहाँ पर कौन कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। फिलहाल उत्तराखंड के हिसाब से देखते हैं कौन कौन से वन पाए जाते हैं। पहली बात आप जानिए कि कुल भूमि जो है, यानी कि जो टोटल एरिया है उत्तराखंड का, ठीक है, क्षेत्रफल है, उसका 64.79%, लगभग 65% वन है। ठीक है, यानी कि लगभग 65% वन क्षेत्र है उत्तराखंड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका रहेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात आती है कौन कौन से जो है प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब खास बात यह है कि उष्णकटिबंध मतलब गर्म क्षेत्र के वन हैं, पर्णपाती हैं, यानी निश्चित समय पे वर्षा होती होगी तो वर्षा जब कम हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है, तभी आपके पत्ते झाड़ देते हैं वन, ये आप जानते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये खुद ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्णपाती होने का अर्थ ये है कि जब पानी की कमी से बचने के लिए पौधे अपना पत्ता झाड़ देते हैं। यदि निश्चित मौसम में पानी की कमी हो रही है तो उसका अर्थ क्या है? निश्चित मौसम में अधिकांश पेड़ पौधे अपने पत्तों को गिरा देंगे और पर्णपाती वन के रूप में हो जाएंगे।
ये सामान्य तौर पर उष्ण और उपोष्ण कटिबंध में ही पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक, अब ये कहाँ पाए जाते हैं? तराई भाबर क्षेत्र, तराई भाबर भाबर क्षेत्र। तो आपने पढ़ा था कि शिवालिक का जो फुट है यानी कि निचला हिस्सा है, पैर वाला हिस्सा है, वहीं पर भाबर और तराई क्षेत्र पाए जाते हैं। वहाँ पर इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। निश्चित समय में वर्षा होती है, बाकी समय वर्षा ना होने के कारण यहाँ पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, 15 से 20 डिग्री यहाँ का टेम्परेचर भी हो जाता है, 20 डिग्री प्लस तक टेम्परेचर भी जाता है, पर्याप्त गर्मी भी हो जाती है। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक, इनमें कौन से वृक्ष प्रमुख हैं यह बात भी पूछता है। तो प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं वो भी जान लीजिए। बांस, ठीक है, वो इसलिए जान लीजिए, बहुत से वृक्ष है लेकिन कुछ जो प्रमुख क्वेश्चन बनते हैं उनको आप जान लीजिए। बांस, महुआ, शीशम, सागौन। महुआ, शीशम, सागौन, इन सब के वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, आदि। नेक्स्ट है आपका हिमालयी उपोष्ण वन। ठीक है, ये उष्ण कटिबंधीय था, ट्रॉपिकल था, ये सब ट्रॉपिकल है। हिमालयी उपोष्ण वन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं जानना है। इसमें जो प्रश्न बनता है, इस उपोष्ण वन के एक वृक्ष के बारे में प्रश्न बनता है। बहुतायत में चीड़ के वृक्ष पाए जाते हैं। चीड़ विशेषता है कि वृक्षों की अधिकता है। ठीक है, अन्य प्रकार के भी सब ट्रॉपिकल रीजन में अन्य प्रकार के भी वृक्ष पाए जाते हैं, बट उत्तराखंड में चीड़ के वृक्ष ज्यादा पाए जाते हैं। इसको आप याद रखे रहिएगा। ठीक है, फिर है हिमालयी शीतोष्ण सदाबहार वन। ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं और कैटेगरी इनकी क्या है? टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट की, शीतोष्ण सदाबहार वनों की। ठीक है, यहाँ पर भी यानी कि ऊंचाई बढ़ती जा रही है। ये ध्यान रखे रहिएगा कि ऊंचाई बढ़ने के क्रम में लिखे हुए हैं। ठीक है, और ऊंचाई पर पहुंचे तो शीतोष्ण, यानी उष्ण था उपोष्ण हुआ, यानी कि 50-50 मामला। फिर शीतोष्ण माने शीत प्रधान उष्ण की कमी। उपोष्ण और शीतोष्ण में बहुत सिंपल सा अंतर मैं बता दूं। उपोष्ण का अर्थ होता है कि गर्मी की लंबी ऋतु, ठंडक भी पाई जाए। शीतोष्ण का अर्थ होता है शीतकाल की लंबी ऋतु लेकिन गर्मी भी पाई जाए। इसलिए कभी कंफ्यूजन में ना रहिएगा। तो ये शीतोष्ण सदाबहार वन भी हैं। यहाँ पर और ऊंचाई बन गई यानी ठंडी थोड़ी बढ़ गई। यहाँ पर क्या मिलते हैं? यहाँ पर बांज, बुरांश, देवदार। इन वृक्षों की अधिकता है। इसके अलावा भी पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि चीड़, देखिए शीशम सागौन आपका नीचे है, शीशम सागौन नीचे है। फिर उससे ऊंचाई बढ़ी तो चीड़ मिला, चीड़ से और अधिक ऊंचाई पर गए तो देवदार, बुरांश मिला। ठीक है, क्रम से याद रखे रहिएगा, हो सकता है इस तरीके से प्रश्न बना दे। ठीक, फिर है अल्पाइन वन क्षेत्र। अल्पाइन वन भी यहां पर पाए जा रहे हैं। अल्पाइन वन क्षेत्र, अब अल्पाइन वन क्षेत्रों की क्या विशेषता है, अल्पाइन फॉरेस्ट की क्या विशेषता है? ठीक है, यहां पर पाइन के वृक्ष पाए जाएंगे। पाइन विशेष बात होती है अल्पाइन वनों में। पाइन ये भी एवरग्रीन ही होते हैं, ये भी एवरग्रीन ही होते हैं। इनकी पत्तियां बहुत पतली होती हैं। ठीक है, पाइन, स्प्रूस, स्प्रूस, ठीक है, देवदार भी है। देवदार और अधिक ऊंचाई पर भी पाया जाता है। ठीक है, देवदार भी है। और भोजपत्र,
इन सब के वृक्ष यहाँ की विशेषता है अल्पाइन वन क्षेत्र के। ठीक है, और ऊंचाई पर पहुंचे तो वृक्ष गायब हो गए, तो क्या मिलेंगे, तो क्या मिलेंगे, घास के मैदान। ठीक है, देखिए आप लोग हाई स्कूल में साइंस पढ़े ही हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीवों से ही प्लांट्स का भी डेवलपमेंट हुआ है, एनिमल्स का भी डेवलपमेंट हुआ है, जूलॉजी बॉटनी दोनों डेवलप हुई है। तो जिसको जितना फिट वातावरण मिलता है डेवलपमेंट के लिए, उसी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होता है। जहाँ पर खूब पानी है, खूब धूप है, बड़े बड़े वृक्ष पाए गए। ठीक, इन दोनों कंटेंट में अगर कमी होने लगती है किसी एक में, तो साइज घटना शुरू हो जाएगा, सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। कम वर्षा क्षेत्रों में आप जानते हैं घास और झाड़ियाँ पाई जाती हैं, तो यहाँ पर भी और ऊंचाई पहुंची तो कम वर्षा क्षेत्र है, धूप पर्याप्त नहीं मिल पा रही है, तो बड़े होकर के वृक्ष तो बनेंगे नहीं, वृक्ष अचानक गायब हो गए, घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, ऊंचाई वाले क्षेत्रों पे। और यहाँ पर घास के मैदानों का दो नाम है, बुग्याल एवं प्यार। मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मानकर चलिए, आएगा ही आएगा। ठीक है, बुग्याल एवं प्यार नाम के दो घास के मैदान मिलते हैं। ठीक है, लोकल नाम है ये है, हर एक जगह के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी भी खूब पूछता है, यूपीएससी भी पूछा हुआ है, उत्तराखंड तो पूछता ही पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए। लगभग उम्मीद है कि ये प्रश्न आपका आएगा ही आएगा। बुग्याल एवं प्यार घास के मैदानों के नाम है उत्तराखंड में। ठीक है, ये आपके वन संपदा से जुड़े हुए कुछ प्रश्न थे, इनके अनुसार ही आप दोहराइएगा। ठीक है, और कोई लोकल बात होगी वो एक अलग बात है। ठीक है, सामान्य ये है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रमुख फसलें। उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, उनके बारे में हमें जानना है कि प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं। ठीक है, गेहूं। ठीक है, जाहिर सी बात है, ठंड का मौसम है तो गेहूं होगा ही होगा। ठीक, स्थान बहुत विशेष जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चावल जौ महुआ सॉरी चावल जौ मंडुआ मक्का, चावल जौ मंडुआ मक्का। ठीक है, के साथ साथ गन्ना, चाय, सेब और लीची। गन्ना, चाय, सेब और लीची आदि यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, आप जानते हैं ये आपके खाद्यान्नों में आते हैं, तो ये आपके, ठीक है, नकदी फसलें हैं। तो हो सकता है नकदी फसलें के रूप में पूछ ले, तो नकदी फसलों में गन्ना हो गया, चाय हो गई, सेब हो गया, लीची हो गया, जिसमें से चाय, सेब और लीची इन तीनों की अपनी विशेषता है। ये बागानी कृषि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एक बार बाग लगा दीजिए, कुछ वर्षों तक इससे लाभ आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो बागानी कृषि के रूप में अगर पूछता है तो चाय, सेब और लीची, नकदी फसल के रूप में पूछता है तो साथ में गन्ना जोड़ लीजिए। ठीक है, खाद्यान्नों की फसल के रूप में पूछता है तो गेहूं, चावल, जौ, मंडुआ, मक्का। ठीक, ये प्रमुख फसलें हैं जो उत्तराखंड में उत्पादन जिनका किया जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा उत्पादन क्षेत्र यहाँ इनके पास नहीं है, आप जान ही रहे हैं, 65% लगभग तो वन क्षेत्र ही है, तो इतनी जमीन बची और पहाड़ियाँ अलग से हैं, लेकिन जो भी उत्पादन है इन्हीं का प्रमुख रूप से उत्पादन है, इस बात को ध्यान में रखे रहिएगा। ठीक है, क्लियर है। अगली बात एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यहां पर कौन सा है। ठीक है, इंडिविजुअल क्वेश्चन है, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, तो सबसे लंबा सबसे छोटा दोनों पूछ सकता है, तो लंबा भी हो गया और छोटा भी साथ में जान लीजिए। ठीक है, कौन सा है, तो दो क्वेश्चन इंडिविजुअल पूछे जा सकते हैं उस रूप में। NH 58
सबसे लंबा है NH58, ठीक है, ये सर्वाधिक लंबा है, ठीक है, लगभग 373 किलोमीटर है, ठीक है, किलोमीटर नहीं भी याद रहे कोई ज़रूरत नहीं है। ये उत्तर प्रदेश सीमा से माड़ा गांव तक है, उत्तर प्रदेश सीमा से माड़ा गांव, ठीक है, ये है। और सबसे छोटे के रूप में NH73 है, NH73 है, 20 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, ये रुड़की से यूपी की सीमा तक जाता है, ठीक है, ये रुड़की से यूपी की सीमा तक 20 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है NH73। तो हो सकता है प्रश्न बने, इसलिए आपने ये दो इंडिविजुअल क्वेश्चंस देख लिए, NH58 और NH73, ठीक है, क्लियर है, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट एक और छोटा क्वेश्चन है, क्या यहाँ पर खनिज संसाधन भी पाए जाते हैं, मिनरल्स भी पाए जाते हैं? तो प्रमुख, ठीक है, खनिज यहाँ पर कौन से हैं, मिनरल्स कौन से हैं, ठीक है, उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, ठीक है, कौन कौन से हैं, ठीक। एक तो है उच्च स्तरीय चूना पत्थर, हाई क्वालिटी का चूना पत्थर पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है, उच्च स्तरीय, ठीक। बैराइट्स और संगमरमर भी इसी की कैटेगरी में, बैराइट्स और संगमरमर भी है, ठीक है, ये सब पाए जाते हैं प्रमुख खनिज के रूप में, ठीक है। साथ ही साथ डोलोमाइट, ग्रेफाइट, रॉक फास्फेट भी पाया जाता है, ठीक है, डोलोमाइट, ग्रेफाइट, रॉक फास्फेट, ये भी पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। इसके अलावा मेनेसाइट पाया जाता है, इस बात को भी जाने रहिएगा, ठीक है। आदि और भी खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनको आप जाने रहिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पाया जाता है या कौन सा नहीं पाया जाता है, इस तरीके से आपका प्रश्न बनेगा। चूना पत्थर, बैराइट, संगमरमर, डोलोमाइट, ग्रेफाइट, रॉक फास्फेट और मेनेसाइट, ये यहाँ के प्रमुख खनिज हैं, और भी हैं लेकिन ये प्रमुख हैं जो क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है, क्लियर है।